सबसे पहले प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सुप्रभात। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, इस समय हमारा जो विद्यालय पठन पाठन इस महामारी के कारण लगातार बाधित होता ही जा रहा है। मगर हमारी सरकार द्वारा, हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो निर्देश मिला है, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जितना भी हो सके, जितना हमारा समझ हो, उस हिसाब से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित ही कुछ न कुछ आप लोगों के समझ में अवश्य आ रहा होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उस कार्य को पूर्ण कर रहे होंगे। लगभग सभी छात्र छात्राओं ने अपने उत्तर पुस्तिकाएं दिखाए हैं। सिर्फ एक दो बच्चे छूट गए हैं, वो भी निश्चित ही जल्दी से जल्दी अपने कार्य को दिखाएंगे। अब प्यारे छात्र एवं छात्राओं में ऑनलाइन पढ़ाई में आपको जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ा रहा था। परसों मैंने जनसंख्या संगठन संरचना में आयु, लिंग व व्यावसायिक संरचना के पिरामिड को पढ़ाया है, तो संभवतः कुछ न कुछ आप लोगों की समझ में आया होगा। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जिन देशों में उच्च जन्म दर हो, उन देशों में आश्रित जनसंख्या बढ़ने के कारण उनका जो आधार का भाग फैल जाता है और वहाँ क्रियाशील यानी युवा वर्ग घटती जाती है, जिससे उन देशों में जो जनसंख्या का आयु लिंग पिरामिड हो जाता है वो शंक्वाकार बन जाता है। तो शंक्वाकार आधार फैला हुआ है, निष्क्रिय जनसंख्या को दिखा रहा है। जैसे जैसे ऊपर उच्च आय वर्ग को दिखाना है वो घटता जा रहा है, तो इससे शंक्वाकार पिरामिड बनता है। इस प्रकार के पिरामिड विशेषकर अत्यंत पिछड़े देशों में बनता है, जहां अत्यधिक बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, जनसंख्या के समस्याओं से अनभिज्ञ है और वहाँ आश्रित जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जा रही है। दूसरी अवस्था में मैंने कहा कि निम्न आय वर्ग और उच्च आय वर्ग लगभग समान था, यानी घंटी के आकार की पिरामिड। ये विकसित देशों का है और विकासशील देश जो अत्यंत विकसित सीमा तक पहुंचने वाले हैं, ये घंटी के आकार का पिरामिड। और तीसरे अवस्था में शुंडाकार पिरामिड बना, जहां जन्म दर भी ऊंचा है, जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है। इस प्रकार के देशों में बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और मृत्यु दर भी कम है। अब जो जन्म दर कम, बच्चे कम पैदा होने के पीछे कारण क्या है? यहाँ के लोग अत्यंत साक्षर हैं और ये जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को समझते हुए इन्होंने अपने जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया है। और मृत्यु दर में कमी इसलिए है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषण स्तर उच्च स्तर का है, जिससे मरने वाले भी कम हो गए। और बीच में जो युवा वर्ग है वो बहुत तेजी से फैल रहे हैं, यानी कमाने वाले ज़्यादा हैं और आश्रित बच्चे और बूढ़े कम हैं, जिससे वहाँ की जन अर्थव्यवस्था क्या है? तेजी से बढ़ रहा है। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, इन चीज़ों को समझाने के बाद में अब नया टॉपिक आज ले रहा हूँ, वो है व्यावसायिक संरचना क्या है और व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैंने आपको जनसंख्या संगठन में ही आपको इंट्रोडक्शन में व्यावसायिक संरचना के बारे में समझाया। पुनः मैं फिर कह रहा हूँ, व्यावसायिक संरचना का तात्पर्य किसी देश के अंदर, क्या कहा? व्यावसायिक संरचना का तात्पर्य किसी देश के अंदर क्रियाशील लोगों का अपने अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए किसी न किसी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहने को ही हम उस देश की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। इतना बड़ा याद नहीं होता आपको, तो आप सीधा कहेंगे किसी देश के लोगों का अपने अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए किसी न किसी प्रकार के क्रिया में संलग्न रहने को ही हम क्या कहते हैं? उस देश की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। अब प्यारे छात्र एवं छात्राओं, किसी देश की व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जैसे जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, साक्षरता है। ये मुख्य कारक है किसी देश की व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करते हैं।
अब आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि किसी देश की व्यावसायिक संरचना को बनाने वाली जो आयु वर्ग है वो है 15 से 59 वर्ष का आयु वर्ग, यानी युवा प्रौढ़ आयु वर्ग। वो किसी देश की क्रियाशील जनसंख्या है, वही क्रियाशील जनसंख्या किसी देश की व्यावसायिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सक्षम है। तो इस आधार पर ये घटक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और साक्षरता ये इसकी व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करती है। अब पहले नंबर, जन्म दर कैसे किसी देश की व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करते हैं। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जिन देशों में जन्म दर ऊंचा हो, यानी जन्म दर ऊंचा है, तो वहाँ बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे। और आपको पता है बच्चे यानी 0 से 14 आयु वर्ग का जो जनसंख्या है, जहाँ वो बढ़ जाए तो किस में, आश्रित जनसंख्या में वो कमाने वाले नहीं, बल्कि वो आहरण वाले, उपभोग वाले हैं। जिन देशों में जन्म दर ऊंचा है, बच्चे तेजी से बढ़ रहे हैं, वहाँ आश्रित जनसंख्या बढ़ती जाएगी। और इसके तुलना में जो क्रियाशील कमाऊ जनसंख्या है, जो 15 से 59 वर्ष के, वो धीरे धीरे घटते जाएंगे। तो कमाने वाले कम होंगे और उपभोग वाले ज़्यादा होंगे, तो उस देश की व्यावसायिक संरचना क्या हो जाएगी, निम्न स्तर का हो जाएगा। उस देश की अर्थव्यवस्था घट जाएगी। जैसे मैंने पहले आय लिंग संरचना में शंक्वाकार पिरामिड अल्प विकसित देशों का दिखाया था, नीचे बच्चों का फैलाव और ऊपर ऊपर जाते हुए क्रियाशील जनसंख्या घटती जा रही थी। तो यह जन्म दर किसी देश की व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करती है। अब मृत्यु दर भी किसी देश की व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करती है। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जिन देशों में जन्म दर निम्न हो और मृत्यु दर भी निम्न हो, जिन देशों में जन्म दर निम्न हो और मृत्यु दर भी निम्न हो, उन देशों में युवा आयु वर्ग, क्रियाशील आयु वर्ग तेजी से बढ़ने लग जाती है। और जो बच्चे हैं बूढ़े, वो घट जाते हैं, क्योंकि बच्चे कम, जन्म दर कम है, तो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो इसलिए आश्रित जनसंख्या कम हो जाएगी और वृद्ध भी कम। तो बीच के युवा वर्ग 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या तेजी से बढ़ जाएगी, जिससे वहाँ उपभोग वाले आश्रित जनसंख्या कम है और क्रियाशील जनसंख्या, कमाने वाली जनसंख्या अधिक है, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जाएगी। यदि किसी देश की जन्म मृत्यु दर निम्न है और जन्म दर ऊंचा है, तो उस देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ जाएगी। तो वहाँ की भी व्यावसायिक संरचना असंतुलित होने की संभावना है। क्या कहा मैंने, जहाँ जन्म दर ऊंची हो और मृत्यु दर निम्न हो, तो वहाँ जनसंख्या तेजी से फैलने की संभावना है और कमाने, उससे वहाँ की अर्थव्यवस्था असंतुलित हो सकती है, व्यावसायिक संरचना डगमगा सकती है। अब अगला है प्रवास। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, प्रवास भी किसी देश की व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करती है। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, प्रवास हमेशा क्रियाशील जनसंख्या अधिकतर करते हैं। क्रियाशील जनसंख्या कौन, युवा वर्ग, जो 15 से 59 आयु वर्ग के लोग हैं, यही रोजगार के लिए क्या करते हैं, प्रवास कर जाते हैं। अब इस जिन क्षेत्रों से, जिन देशों से विशाल युवा वर्ग प्रवासित हो जाते हैं और जिस क्षेत्र में पहुंचते हैं, जिस देश में पहुंचते हैं, वहाँ क्रियाशील युवा वर्ग बढ़ जाती है, तो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास तेजी से बढ़ने लगता है। जबकि जहाँ से ये युवा वर्ग उत्प्रवासित हुए, वहाँ की अर्थव्यवस्था निम्न हो जाती है। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो आपके पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नहीं है प्यारे छात्र एवं छात्रा। अगर भारत में ब्रेन ड्रेन हो जाता है, अब ब्रेन ड्रेन का मतलब आप समझते हैं, भारत के जो उच्च विशेषज्ञ युक्त, जो माना तकनीकी विशेषज्ञ प्रशिक्षित जो लोग हैं, वो भारत में उचित रोजगार, उचित पारिश्रमिक न मिलने के कारण अमेरिका जैसे देशों में चले जाते हैं। तो बताइए, यहाँ के जो प्रशिक्षित युवा वर्ग अमेरिका में जा रहे हैं, वो वहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, चाहे वो
सुनीता विलियम्स है, कल्पना चावला है, या विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक हैं जो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। तो अमेरिका का अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, जबकि वो है कहाँ के? भारत के लिए। तो भारत अमेरिका की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था निम्न है और अमेरिका का उच्च है, क्योंकि हमारे यहाँ के युवा वर्ग जो क्रियाशील जनसंख्या है, जो प्रशिक्षित जनसंख्या है, वे क्या है, विदेशों में चले जा रहे हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं। और हम ठीक इसी प्रकार ये मानव प्रवास किसी देश, गांव, क्षेत्र के व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करते हैं। जहाँ से युवा वर्ग प्रवासित हो जाते हैं वहाँ की व्यावसायिक संरचना निम्न हो जाती है। जहाँ ये युवा वर्ग जाते हैं वहाँ की व्यावसायिक, क्योंकि वहाँ क्रियाशील जनसंख्या बढ़ने से वहाँ की व्यावसायिक संरचना बढ़ जाती है। इस प्रकार ये प्रवास भी किसी देश की व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करती है। अब प्यारे छात्र एवं छात्राओं, साक्षरता भी, अब अगला पॉइंट है, साक्षरता भी किसी देश की व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करती है। जिन देशों में, जिन प्रदेशों में साक्षरता का दर ऊंचा हो, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो, प्रशिक्षित लोग ज़्यादा हो, या माना उच्च तकनीकी ज्ञान रखने वाले ज़्यादा हो, वहाँ के लोग किसी न किसी व्यावसायिक क्रिया में जुड़े होते हैं। और जहाँ के लोग अशिक्षित, निरक्षर हो, वे लोग व्यावसायिक संरचना के जगह पर, किसी कार्य में लगने के जगह पे या तो अपराधों में संलग्न हो जाते हैं, या वो उनको काम करना नहीं आता तो वो ऐसे कामों में रहते हैं, या बेरोजगार रह जाते हैं। तो जिससे उस क्षेत्र की व्यावसायिक संरचना निम्न हो जाती है। अब जैसे अल्प विकसित देशों में, चाहे घाना है, नाइजीरिया है, या मध्य अफ्रीकी देश हैं, यहाँ साक्षरता दर निम्न है, तो इसलिए यहाँ की व्यावसायिक संरचना भी निम्न स्तर का है। और जो विकसित देश हैं उनकी साक्षरता दर उच्च स्तर का है, जिससे वहाँ की व्यावसायिक संरचना ऊंची है, वहाँ की अर्थव्यवस्था उच्च स्तर का है। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, तो ये टॉपिक इस प्रकार से था। मुझे पूरा आशा है, विश्वास है कि संभव तो आप लोगों को ये टॉपिक कुछ समझ में आया हो, मगर आप लोगों को थोड़ा धैर्य से पढ़ना है। लगातार हम भी आपके पीछे प्रयासरत हैं, और अगर आप पढ़े, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा था, जिस देश की साक्षरता दर ऊंची होगी तो वहाँ की अर्थव्यवस्था ऊंचा होगा, जहाँ की साक्षरता दर निम्न होगी वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की सामाजिक संरचना निम्न स्तर का होगा। यदि आप पढ़ोगे लिखोगे तो देश के लिए आप काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखोगे, यानी साक्षरता का दर निम्न है, तो आप देश के लिए हानिकारक हो। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप कार्य जरूर कीजिए। और बड़ी खुशी हुई, कल कतिपय छात्राओं ने लगातार आंसर दिया, जो प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं उनका आंसर आप दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। और कुछ छात्राएं या छात्र देख रहे हैं, शर्माइए नहीं, हम आपके टीचर के साथ साथ आपके सहयोगी भी हैं। हाँ, अगर यदि आप अनर्गल कार्य करते हैं उसके लिए हम थोड़ा कठोर रवैया अपनाते हैं, अन्यथा आपके लिए हम हर समय तैयार हैं। और आप लगातार प्रयासरत रहिए, हम भी प्रयासरत रहेंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को संपन्न करने जा रहा हूँ।